नमस्कार दोस्तों, प्रतिविध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने करंट अफेयर 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक की समस्त घटनाएं जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं या राज्य स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं को समाहित किया है। तो चलिए, वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 27 जुलाई से डूरंट कप का कौन सा सीजन स्टार्ट होगा? आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं। ए है 100वां, बी 126वां, सी है 133वां तथा डी है 80वां। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 133वां। 27 जुलाई से डूरंट कप स्टार्ट हो रहा है। ये फुटबॉल की सबसे पुरानी टूर्नामेंट है और भारत में सबसे पहले 1888 में खेला गया था। कुछ ही दिनों पूर्व हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इससे संबंधित शील्ड का अनावरण किया है और कोकराझार, शिलांग, जमशेदपुर और कोलकाता, ये 4 शहर इसकी मेज़बानी करने वाले हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 102वें सहकारिता दिवस के मौके पर अमित शाह ने कौन सी योजना आरंभ की है? आपको इसमें योजना का नाम बताना है। ऑप्शन ए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना, बी उर्वरक सब्सिडी योजना, सी सहभागिता योजना, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना। इस योजना का आरंभ गुजरात से किया गया है। इसमें केंद्र से 50% तक की सब्सिडी मिलने वाली है और इस योजना का अन्य नाम एग्रीकल्चर 2 या फिर AGR 2 है। तो याद रखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना चालू की है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा नैनो उर्वरक का इस्तेमाल अपनी फसलों के लिए करें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय वर्कहॉलिक दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? डेट दी है, आपको डेट बताना है। ऑप्शन ए 5 जुलाई को, बी 6 जुलाई, सी 7 जुलाई और डी 8 जुलाई। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 जुलाई। 5 जुलाई को प्रत्येक वर्ष भारत में नेशनल वर्कहॉलिक डे मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक ऑस्ट्रिया और किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? तो ये यात्रा हो चुकी है। 8 से लेकर 10 जुलाई 2024 तक ऑस्ट्रिया के अलावा किस देश की यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है? ऑप्शन ए रूस, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी पुर्तगाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अभी चल ही रहा है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑस्ट्रिया और रूस की यात्रा की है। अगला प्रश्न है, किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हैं, ब्रजेंद्र नवनीत, बी है गीता गोपीनाथ, सी है केवी कामत और डी निकुंज श्रीवास्तव। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री निकुंज श्रीवास्तव। ये मध्य प्रदेश कैडर के IAS हैं और इनकी वर्ल्ड बैंक में नियुक्ति हुई है। इनका कार्य रहेगा कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये वैश्विक स्तर का सम्मेलन है और प्लास्टिक रिसाइकलिंग और प्लास्टिक का जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको कम से कम करने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है। कहाँ है? ऑप्शन ए इंदौर, बी बेंगलोर, सी नई दिल्ली और डी सूरत। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है। ये 4 दिवसीय सम्मेलन है, अब ये समाप्त हो चुका है और 7 जुलाई इसका अंतिम दिन था सम्मेलन का। तो 4 दिवसीय सम्मेलन था, वैश्विक सम्मेलन था। 7 जुलाई को ये खत्म हो चुका है और प्लास्टिक यूज़ को कम करने के ऊपर ये सम्मेलन था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत मानक ब्यूरो यानी BIS ने स्टेनलेस स्टील और किस धातु के बर्तनों के लिए ISI मार्क अनिवार्य कर दिया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी तांबा, डी पीतल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील के अलावा एल्यूमिनियम, ये दोनों ही धातु से बने हुए बर्तन पर ISI मार्क होना अनिवार्य है। ऐसा भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रबंध कर दिया है। मतलब अब जो इसकी स्टील के बर्तनों की और एल्यूमिनियम के बर्तनों की गुणवत्ता तभी मानी जाएगी जब उसमें ISI मार्क होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए धीरेन्द्र ओझा, बी शेफाली शरण, सी मनीष देसाई और डी राजेश मल्होत्रा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्री धीरेन्द्र ओझा जो हैं वो पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व श्री शेफाली शरण जो थी यहाँ पर पत्र सूचना कार्यालय की महानिदेशक थी, लेकिन उन्हें अब प्रकाशन विभाग का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर श्री धीरेन्द्र ओझा जी आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हर वर्ष विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? ये जानवरों से फैलने वाली बीमारी से संबंधित है। आपको दिनांक बताना है कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 4 जुलाई, बी 5 जुलाई, सी 6 जुलाई और डी 7 जुलाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 जुलाई। 6 जुलाई के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, ताकि पशुओं के संपर्क में आने से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी के प्रति लोग जागरूक हो सके। और यह विशेष रूप से फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर, जिन्होंने सर्वप्रथम सफल रेबीज का टीका विकसित किया था 1885 में, उनकी जो खोज थी, उनकी उपलब्धि थी, उन्हें सम्मान देने के लिए 6 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कीर स्टारमर आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, वे किस पार्टी के नेता हैं? तो आपको जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है कीर स्टारमर, वो किस पार्टी से है बताना है। ऑप्शन ए लेबर पार्टी, बी कंजर्वेटिव पार्टी, सी स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता और डी ग्रीन पार्टी ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स के नेता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। कीर स्टारमर जो हैं वो लेबर पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे ऋषि सुनक, उन्हें इस बार के चुनाव में मात दी है और उसके बाद में आधिकारिक रूप से नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारतीय मूल की सांसद को संस्कृति, मीडिया और खेल मामले का विदेश मंत्री नियुक्त किया है। तो उस महिला का नाम बताना है। ऑप्शन ए प्रीति पटेल, बी सीमा मल्होत्रा, सी लीजा नंदी या फिर लिसा नंदी और डी सोनिया कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लीजा नंदी या लिसा नंदी। ये भारतवंशी हैं। इनके पिताजी जो थे दीपक नंदी एक शिक्षाविद थे और बंगाल में इन्होंने जन्म लिया है और वो 5वीं बार लेबर पार्टी की सांसद चुनी गई, यानी काफ़ी लंबे समय से लेबर पार्टी के साथ में जुड़ी हुई हैं और वर्तमान में इन्हें संस्कृति, मीडिया और खेल मामले का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटेन के आम चुनाव 2024 में भारतीय मूल के कितने सांसदों को जीत मिली? तो आपको बताना है जो भारतीय मूल से संबंधित सांसद है वो कितने हैं। ऑप्शन ए 29, बी 30, सी 35 और डी 40। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29। तो अधिकाधिक सांसद हैं, यानी इससे पहले 29 सांसद कभी नहीं जीते थे, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में ब्रिटेन में 29 सांसद जीते हैं, जिसमें से 19 जो है वो हैं लेबर पार्टी से भारतीय सांसद, वहीं कंजर्वेटिव पार्टी से 7 भारतीय मूल के सांसद को जीत मिली है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संस्थान ने हाल ही में जीवन समर्थ नामक नई पहल शुरू की है? तो संस्थान का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए नीति आयोग, बी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी इफ्को। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने एक नई योजना चालू की है जिसका नाम है जीवन समर्थ। अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? तो संपूर्ण दुनिया में चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, दिनांक बताना है। ऑप्शन ए है हर वर्ष 5 जुलाई को, बी है हर वर्ष 6 जुलाई को, सी हर वर्ष 7 जुलाई को और डी हर वर्ष 8 जुलाई को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हर वर्ष 7 जुलाई के दिन विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस पहली बार 2009 में मनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि 1550 में इसी दिन चॉकलेट यूरोप में पहली बार लाई गई थी, यानी सर्वप्रथम चॉकलेट बनाने की प्रोसेस 1550 में यूरोप में आरंभ हुई थी और पहला चॉकलेट बार 1847 में इंग्लैंड में जोसेफ फ्राई नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था।
तो याद रखेंगे विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई से संबंधित है। अगला प्रश्न, सुधारवादी नेता मसूद पजेश्कियन किस देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे? तो यहाँ पे एक नेता के विषय में बात हो रही है, किस देश के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ऑप्शन ए मिस्र के, बी ईरान के, सी इराक के और डी अफगानिस्तान के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईरान के। यानी सुधारवादी नेता जो मसूद पजेश्कियन है, ये है मसूद पजेश्कियन, ये ईरान के सुधारवादी नेता है। और ईरान में 19 मई को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति जो उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी का दुखद निधन हो जाता है। और उनके निधन के बाद में मसूद पजेश्कियन एक योग्य और सुधारवादी नेता है, इन्हें राष्ट्रपति के लिए चुना जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा कब से ओडिशा के पुरी में शुरू हो गई है? तो आपको बताना है किस दिनांक से जो पुरी में रथ यात्रा है वो आरंभ की गई है। ऑप्शन ए 6 जुलाई, बी 7 जुलाई, सी 8 जुलाई और डी 9 जुलाई को। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 जुलाई। यानी 7 जुलाई से पुरी में जगन्नाथ यात्रा का आरंभ हो चुका है। और साथ ही 8 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक ये एक महोत्सव के रूप में संपूर्ण उड़ीसा में या फिर पुरी वाले क्षेत्र में ये मनाया जाना है। इसमें भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण कह सकते हैं आप, बलभद्र यानी उनके बड़े भाई बलराम और देवी सुभद्रा यानी उनकी सिस्टर, इनका रथ यात्रा निकलती है और ये 7 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसने भारतीय पहलवान स्पेन ग्रां-पी में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको बताना है महिलाओं का स्पेन ग्रां-पी हुआ था, उसमें 50 किलोग्राम भार वर्ग में किस महिला ने पदक जीता है? ऑप्शन ए है विनेश फोगाट, बी है बबीता फोगाट, सी अंशु मलिक और डी सोनम मलिक। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनेश फोगाट। ये 50 किलोग्राम वाले वर्ग में ये खेलती हैं और इन्होंने स्पेन ग्रां पी में 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय धावक ने डायमंड लीग 2024 में पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपल चेज स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ये बाधा दौड़ से संबंधित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए अक्षदीप सिंह, बी अविनाश सामले, सी परमजीत सिंह बिष्ट और डी विकास सिंह। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अविनाश सामले। तो एथलीट अविनाश सामले हैं। अविनाश सामले ने स्टेबल चीज जो हुआ था यानी बाधा दौड़ हुई थी, उसमें डायमंड लीग 2024 में 3000 मीटर की स्टेपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में किस भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आपको बताना है 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी का नाम। ऑप्शन ए सौरभ घोषाल, बी अभय सिंह, सी अनाहत सिंह, डी सेंथिल कुमार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभय सिंह। ये अभय सिंह हैं, इन्होंने एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत रंजन सारंगी किस राज्य के 15वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल और डी झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ये है विद्युत रंजन सारंगी और ये झारखंड राज्य के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है? यानी अब यहाँ की अभ्रक खदानों में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कार्य नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान और डी ओडिशा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए झारखंड। तो झारखंड जो राज्य है वहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, इन्होंने अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। अब बालकों से वहाँ पे बच्चों से वहाँ पे कार्य करवाना एक अपराध होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, LIC ने
फिर से एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया है। तो आपको बताना है एलआईसी ने किस व्यक्ति को फिर से यानी दोबारा से एमडी और सीईओ बनाया है। ऑप्शन ए धीरेन्द्र ओझा, बी प्रदीप सिंह खारोला, सी सिद्धार्थ मोहंती और डी अक्षदीप सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ मोहंती। ये सिद्धार्थ मोहंती हैं और ये एलआईसी के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। इन्हें दोबारा से एलआईसी के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए पटना, बी भुवनेश्वर, सी नई दिल्ली और डी विशाखापत्तनम। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया जाएगा। या विभिन्न प्रकार के कलाकारों के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया जाना है। और ये 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक यानी ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। के दौरान ये KIIT यूनिवर्सिटी कैंपस में भुवनेश्वर में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन दिया है ए SBI, बी PNB, सी यूको बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक पर उसकी अनियमितताओं के कारण 1.3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। तो ऐसी गुफा पेंटिंग जो आदिमानव के द्वारा बनाई जाती है, सबसे पुरानी है, कहाँ खोजी गई बताना है। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी इंडोनेशिया और डी थाईलैंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। इंडोनेशिया का एक क्षेत्र है सुलावेसी द्वीप। यहाँ पे गेरू से उकेरी गई जंगली सुअर की आकृति खोजी गई है। ये कम से कम 45,000 साल पुरानी मानी जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, एडीबी किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा गुजरात राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आपको नाम बताना है लेखक का, विमोचन करने वाले का। ऑप्शन ए KT पटनायक, बी आरिफ मोहम्मद खान, सी मंगूभाई छगन भाई पटेल और डी रमेश बैस। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए KT पटनायक। ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक हैं। इन्होंने कारगिल वार के ऊपर लिखी गई किताब है कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट, इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा यानी ऐसा अमीबा जो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा रहा है, इसका संक्रमण फैल रहा है, तो ऐसा चौथा केस केरल में मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है। तो मर्सर की रिपोर्ट है, कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंक के नाम से है। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर आपको बताना है। ऑप्शन ए हांगकांग, बी टोक्यो, सी न्यूयॉर्क और डी सिंगापुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हांगकांग। तो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में हांगकांग जो है वो नंबर 1 पे यानी सबसे महंगा शहर है। अगला प्रश्न है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें प्रदूषित देशों की रिपोर्ट है। इसके अनुसार बताना है सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी म्यांमार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से बांग्लादेश सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है। इसके अतिरिक्त अगर भारत की बात करें तो भारत का जो रैंक है 3rd रैंक लगा है प्रदूषण के मामले में, यानी तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश भारत ही है। अगला प्रश्न है, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है। आपको ऑप्शंस बताना है, ए अहमदाबाद, बी सूरत, सी गांधीनगर और डी बड़ोदरा।
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। गांधीनगर में श्री अमित शाह के द्वारा 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से समृद्धि कार्यक्रम जो है वो आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक छूट दी है? ऑप्शन ए 70%, बी 75%, सी 80%, डी 85%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80%। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इनका जो लाइसेंस शुल्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी कर दी है और 80% तक की उन्हें छूट प्रदान की है। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में क्रांति के लिए किस देश ने ALOS 4 उपग्रह लॉन्च किया है? अमेरिका, सी जापान, डी फ्रांस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। जापान ने आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए एलोस 4 नाम से उपग्रह लॉन्च किया है और ये सतत विकास भविष्य के लिए ये उनकी एक पहल है, उसके अकॉर्डिंग ये लॉन्च किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस देश से मध्य प्रदेश सरकार 233 करोड़ रुपए के विमान खरीदेगी? ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस, डी फ्रांस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। तो कनाडा से मध्य प्रदेश सरकार 233 करोड़ रुपए में प्लेन खरीदेगी। अगला प्रश्न है, अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो यह सेना के प्रति जागरूकता के लिए है। कहाँ शुरू किया गया है प्रोग्राम बताना है। ऑप्शन ए लेह, बी लद्दाख, सी श्रीनगर, डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है लेह। तो लेह में कार्यक्रम चालू है। 6 जुलाई को कर्नल सोनम वांगचुक के द्वारा MVC स्टेडियम में 14 कोर जो बटालियन है उसके द्वारा अपनी सेना को जाने मेले का आयोजन किया गया और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। ये 25वें कारगिल विजय दिवस के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया है। इस मेले का उद्देश्य जो है स्थानीय क्षेत्र के जो युवा हैं उनको सेना के प्रति जागरूक बनाना और स्थानीय युवकों में प्रेरणा का प्रसार करना, ये उसका उद्देश्य है और कार्यक्रम का नाम है अपनी सेना को जाने। इसमें विविध प्रकार के सेना से संबंधित टास्क, उनके आयुध इत्यादि का प्रदर्शन किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में किया जाना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है? तो ये स्पेस स्टेशन से संबंधित है। तो स्पेस में कक्षीय स्टेशन बनाने की मंजूरी किस देश ने दी है आपको बताना है। ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी रूस, डी भारत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूस। रूस ने वर्ष 2023 तक रूसी कक्षीय स्टेशन के निर्माण कार्यक्रम को मंजूरी दी है और रूस राज्य का जो अंतरिक्ष निगम है जिसका नाम है रोसकोसमोस, इस संबंध में अपने कार्यक्रम स्टार्ट कर चुका है, यानी इस पे कार्य करना आरंभ कर चुका है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता में से संन्यास ले लिया है? मतलब अब वो रिंग के अंदर कुश्ती नहीं करेंगे या अपना परफॉर्मेंस नहीं देंगे। ऑप्शन ए अंकित गुलिया, बी गुरप्रीत सिंह, सी जॉन सीना और डी मनोज कुमार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन सीना। ये जॉन सीना है, WWE के भी ये खिलाड़ी रहे हैं और ये कुश्ती भी खेलते हैं। इन्होंने कुश्ती में इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास ले लिया है, यानी रिंग के अंदर अब ये कुश्ती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में स्थित अहोम मोइदम यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी असम, डी सिक्किम। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असम। असम में जो अहोम राजवंश है उनके मोइदम यानी एक प्रकार से कब्र होती है। ये असम के चराईदेव जिले में स्थित अहम राजवंश के टीला दफनाने की प्रणाली, यानी इन टीलों के अंदर जो मृत शरीर है उसे दफना दिया जाता था। तो अहम राजवंश के जितने भी लोग हैं इन्हें दफनाया गया है। इसे विश्राम स्थल को मोइदम कहते हैं और इसे यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार संस्था
आइकोमोस ने विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन ए ध्रुव सितवाला, बी पंकज अडवाणी, सी विल्सन जोन्स और डी अर्जुन आडवाणी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ध्रुव सितवाला। ये ध्रुव सितवाला है। सऊदी अरब के रियाद में 2024 एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, उसमें इन्होंने यह जो चैंपियनशिप है जीत ली है और इसका आयोजन एशियाई बिलियर्ड्स खेल परिसंघ यानी ACBS द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी? ग्लोबल स्टार्टअप समिट का आयोजन स्थल बताना है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी अमरावती, सी भुवनेश्वर, डी मुंबई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली। ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 दिल्ली में आयोजित की जानी है। अगला प्रश्न है, सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने? तो सनत जयसूर्या पहले भूतपूर्व क्रिकेटर रहे हैं और किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं बताना है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी श्रीलंका, सी आयरलैंड, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। तो ये सनत जयसूर्या है, ये श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है उसके अब ये कोच बन चुके हैं और पहले ये श्रीलंका क्रिकेट टीम से ही क्रिकेटर हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का 10वां सदस्य बना है? ऑप्शन ए बेलारूस, बी यूक्रेन, सी मंगोलिया, डी थाईलैंड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेलारूस। बेलारूस संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बन चुका है। अगला प्रश्न है, विशंभरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है। तो किसे मिला है विशंभरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार? ऑप्शन ए जावेद अख्तर, बी शिवशंकरी, सी रेवंत रेड्डी और डी चंदना गोस्वामी। तो दोस्तों ये 2024 का जो पुरस्कार है वो शिवशंकरी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और ये है शिवशंकरी। इन्हें डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है। 2023 का जो पुरस्कार है वो जावेद अख्तर को दिया गया था। अगला प्रश्न है, AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है। तो AI द्वारा संचालित है स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम एलिवेट है। किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, बी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सी ICICI लोम्बार्ड और डी है HDFC एग्रो हेल्थ इंश्योरेंस। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड। इसने AI संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना जिसका नाम एलिवेट है ये लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल शुरू की है? पहल का नाम है घर घर सोलर, टाटा पावर द्वारा स्टार्ट है, किस राज्य के लिए है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टाटा पावर ने घर घर सोलर पहल का आरंभ किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? यानी मनुष्य अब इसे भोजन के रूप में उपयोग कर सकता है। आपको देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए मलेशिया, बी मालदीव, सी सिंगापुर और डी ताइवान। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। सिंगापुर ने 16 प्रकार के कीटों को मानव उपभोग यानी भोजन के रूप में अब इसे लिया जा सकता है, इस चीज़ के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए अवलीन कोहली, बी राजर्षि मिश्रा, सी अर्पित चोपड़ा, डी आशुतोष श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्पित चोपड़ा। अर्पित चोपड़ा ये होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। इन्होंने इनके क्षेत्र में अत्यंत उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गुफाओं का दौरा किया है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिशा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा के टूर पे हैं और इन्होंने ओडिशा में खंडगिरी और उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने वित्तीय कार्रवाई बल यानी FATE की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन ए एलिसा डी आंदा माद्रोजो,
ऑप्शन बी टी राजा कुमार, सी है जेरेमी वाइल और डी है ऋषिकेश नायर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हैं एलिसा डी आंद्रा माद्राजो। इन्होंने वित्तीय कार्रवाई बल यानी FATE की अध्यक्षता को संभाला है, यानी अब ये FATE के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश और डी सिक्किम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। अगला प्रश्न है, किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टेपेन और बी है लैंडो नॉरिस, सी है ऑस्कर पियास्त्री और डी है लुइस हैमिल्टन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने 2024 की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। अगला प्रश्न है, यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ऑप्शन ए एंजेला रेनर, बी प्रीत कौर गिल, सी शिवानी राजा, डी राचेल रीव्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राचेल रीव्स। राचेल रीव्स यूके यानी ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पारी शुरू किया है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन डी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है संस्कृति मंत्रालय। इन्होंने प्रोजेक्ट पारी स्टार्ट किया है। संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक होनी है। इसके लिए परियोजना परी का शुभारंभ किया है। ये 21 से 31 जुलाई 2024 तक दिल्ली में आयोजित होगा और ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में दर्शाकर दिल्ली के सौंदर्य को बढ़ाना। तो विभिन्न प्रकार के जो कलाकार हैं और उनकी कलाएं हैं उनका यहाँ पे प्रदर्शन किया जाना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ ब्रह्म कुमारी दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया तथा स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए जयपुर, बी भोपाल, सी भुवनेश्वर, डी गांधीनगर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया, साथ ही स्थायित्व के लिए जीवन शैली नामक एक अभियान का भी आरंभ किया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो भारत की बेरोजगारी दर बताना है। ऑप्शन ए 0.2%, बी 0.5%, सी 0.6% और डी है 0.8%। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.6%। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर 0.6% रही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी रूस। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूस। रूस की आधिकारिक यात्रा पर मोदी जी गए हुए थे 8 से 10 जुलाई तक। इसी दौरान उन्होंने अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगला प्रश्न है, HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है बताना है। ऑप्शन ए UAE, बी फ्रांस, सी USA और डी जर्मनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। HCL टेक की अध्यक्ष हैं रोशनी नादर और इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो जून 2024 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, बी जसप्रीत बुमराह, सी सूर्य कुमार यादव और डी ए और बी दोनों। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्मृति मंदाना और जसप्रीत बुमराह दोनों को ही जून 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न है, जनरेटिव AI इनोवेशन यानी जेन AI इनोवेशन में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी भारत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। जनरेटिव AI यानी जेन AI
में नवाचारों में भारत 5वें स्थान पे है और इससे पूर्व चीन पहले, अमेरिका दूसरे, कोरिया गणराज्य तीसरे और जापान चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए केरल, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। अगला प्रश्न है, टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, तो टीम इंडिया के कोच परिवर्तित हो गए हैं, अब कौन है बताना है। ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, बी गौतम गंभीर, सी हरभजन सिंह, डी महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, इस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो 2024 में जो ओलंपिक टीम जा रही है उसके लिए भारतीय स्पॉन्सर का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए रिलायंस ग्रुप, ऑप्शन बी टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी विप्रो और ऑप्शन डी अडानी ग्रुप। तो मुख्य स्पॉन्सर होंगे दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप इस बार ओलंपिक में टीम इंडिया के स्पॉन्सर हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है, मतलब पंजीकरण का कर नहीं लगेगा, उस राज्य सरकार का नाम बताना है। ऑप्शन ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी हरियाणा। दोस्तों इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जितने भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन होंगे उनके पंजीकरण पर कर नहीं लेगी, यानी कर मुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो 2024 का जो नाटो शिखर सम्मेलन होना है कहाँ होना है बताना है। शहर का नाम है ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी बर्लिन, सी रोम, डी लंदन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। 9, 10 और 11 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में नाटो का 2024 का शिखर सम्मेलन होना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक कौन बनी है? तो पेरिस में इस बार ओलंपिक हो रहे हैं, उसमें महिला ध्वजवाहक बताना है। ऑप्शन ए राजेश्वरी कुमारी, बी प्रियंका गोस्वामी, सी पीवी सिंधु और डी प्रीति पंवार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला ध्वजवाहक बनी है। अगला प्रश्न है, सरकार ने सिविल सेवा के इतिहास में पहली बार किसी अधिकारी को जेंडर बदलने की अनुमति दी है, वो कौन है? ऑप्शन ए एम अनुसुईया, बी ए अनिरुद्ध कुमार, सी आशीष वर्मा और डी कारण सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम अनुसुईया। ये एम अनुसुईया हैं, ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस की सीनियर अधिकारी हैं और इन्हें सरकार ने अपना लिंग परिवर्तन की जो है लिंग परिवर्तन के लिए अनुमति दी है। अब पहले ये एम अनुसुईया के नाम से जानी जाती थी, अब वो हमेशा के लिए एम अनुकतिर सूर्या बन चुकी हैं, यानी पुरुष बन चुकी हैं। एम अनुसुईया हैदराबाद में कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीली न्यायाधिकरण यानी CESTAT के चीफ कमिश्नर ऑफिस में ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में पदस्थ हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन ने मोसी नामक एक नया वॉइस असिस्टेंट को लॉन्च किया है जो रियल टाइम में लोगों से बात कर सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर, क्षमा चाहेंगे, इसका सही उत्तर चीन नहीं है, थोड़ा करेक्शन कर लें, इसमें ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस ने मोसी नामक एक AI वॉइस असिस्टेंट जो रियल टाइम में लोगों से बात कर सकता है को लॉन्च किया है। इसे फ्रांसीसी AI कंपनी क्यूताई ने बनाया है। आप इसे बिना इंटरनेट के भी बात कर सकते हैं, मतलब इंटरनेट नहीं है तब भी ये हमसे बात कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वोरोनोई के द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान। तो वोरोनोई ने वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है, भारत का स्थान बताना है। ऑप्शन ए दूसरा, बी पांचवा, सी सातवां और डी 10वां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दूसरा नंबर। तो वोरोनोई के अनुसार जो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक है उसमें भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य की सरकार विपक्ष मुक्त सरकार बन गई है? तो
उस राज्य सरकार का नाम बताना है जहां विपक्ष में कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा है। ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, सी तेलंगाना और डी त्रिपुरा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। सिक्किम की विधानसभा में 30 सदस्य हैं। उसमें सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के एकमात्र विधायक तेंजिंग नोरबू लामदा बुधवार को सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का नाम है SKM, इसमें शामिल हो गए। और जैसे ये शामिल हो जाते हैं वैसे 30 के 30 सदस्य जो हैं वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के बन गए हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो विपक्ष में कोई भी नहीं बचा है। तो सिक्किम पहला राज्य ऐसा है जिसमें 30 के 30 सदस्य हैं विधानसभा में, और तीनों एक ही 30 के 30 जो है वो एक ही पार्टी के हैं, और यहाँ पे विपक्ष जो है बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार ने किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून, डी 25 जून। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 जून। तो ये आपातकाल से संबंधित है। आपातकाल जब लगाया गया था उसके इंदिरा गांधी काल में जब आपातकाल लगाया गया था उसके दौरान काफ़ी सारे अधिकारों की हत्या हुई थी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रही है, लेकिन उन्होंने घोषित कर दिया है कि 25 जून के दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अबू धाबी और डी शारजाह। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी अबू धाबी। तो भारत और यूएई के बीच में रक्षा सहयोग समिति की बैठक जो है वो अभी अबू धाबी में संपन्न होने वाली है। अगला प्रश्न देखेंगे, 16वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के संयोजक किसे चुना गया है? तो 16वें वित्त आयोग अभी हाल ही में बना है और ये दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में 16वां वित्त आयोग बना है। और इसके जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो श्री अरविंद पनगड़िया हैं। अब आपको बताना है कि सलाहकार परिषद के संयोजक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर पूनम गुप्ता, बी DK श्रीवास्तव, सी नीलकंठ मिश्रा और डी प्रांजुल भंडारी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के मुख्य संयोजक बन चुके हैं। इसके अलावा DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बाजोरिया को सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है। हाल ही में वित्त आयोग के गठन के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, बी रूस, सी यूक्रेन, डी जर्मनी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रूस। रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया गया है। दोस्तों इसमें श्री मोदी जी को प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की लिस्ट है। तो बहुत सारे देशों ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सिविल सम्मान दिए हैं। तो आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा और पढ़ें। और ये 14वें नंबर पे रूस ऐसा देश है जिन्होंने श्री मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। अगला प्रश्न है, किस देश की यारोस्लावा महुचिक ने महिलाओं की ऊंची कूद में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो महिला का नाम है यारोस्लावा महुचिक। बताना है कि इन्हें किस देश से संबंधित है जिन्होंने ऊंची कूद में विश्व रिकॉर्ड बना लिया है? ऑप्शन ए बेलारूस, बी रूस, सी यूक्रेन और डी कनाडा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन। तो ये है यारोस्लावा महुचिक और ये यूक्रेन से संबंधित है। इन्होंने बुल्गारिया की स्टेफका कोस्टाडिनोवा द्वारा रोम में 1987 में एक रिकॉर्ड बना था। उसमें 2.9 मीटर की छलांग लगाई थी। उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2.10 मीटर की छलांग लगाया है इन्होंने और एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, भारत के जैविक उत्पादों की किस देश में बिक्री के लिए हुआ पारस्परिक मान्यता समझौता MRA? तो आपको बताना है एक समझौता हुआ है जिसका नाम है पारस्परिक मान्यता समझौता MRA।
ये भारत के जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए है, किस देश के साथ में किया गया है? ऑप्शन ए ताइवान, बी थाईलैंड, सी कतर, डी मलेशिया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताइवान। ताइवान के साथ में भारत ने एक समझौता किया है जिसे MRA समझौता कहा है, और इसमें जैविक उत्पादों की खरीदी बिक्री के लिए समझौता हुआ है। यानी अब भारत और जो ताइवान है वो डायरेक्ट जैविक उत्पादों के लिए ट्रेड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स 13 जुलाई तक के थे, और अगला जो करंट अफेयर है जो अगले सप्ताह का रहेगा, साप्ताहिक करंट अफेयर के लिए हम पुनः मिलेंगे। तब तक आप लगातार अपना अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद।